नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों आज एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से कोई केस जिसमें कि आपका कॉम्प्रोमाइज़ होने की संभावना है, उस केस को बिना हाई कोर्ट जाए आप ख़त्म कर सकते हैं। क्या हुआ कि हमारे पास दिल्ली से हम एक हमारे क्लाइंट है, उनका कॉल आया था। तो वो कुछ बता रहे थे कि उनके जो एडवोकेट हैं, उनका कहना है कि हम दिल्ली हाई कोर्ट से केस को ख़त्म करवाएंगे, वो भी तब जब उनकी अपोजिट पार्टी जो है वो उस केस में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहती है। तो मैंने उनको कहा कि भाई आपके जो वकील साहब हैं वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा पैसा लेने के लिए ऐसा बेवकूफ़ बना रहे हैं, या फिर उनको उनको लग रहा है कि हाई कोर्ट में लगाएंगे और इस बहाने जो है आपसे फीस ले लेंगे। क्या होता है दोस्तों कि क्रिमिनल लॉ में दो तरह के कानून हैं, एक कंपाउंडेबल और एक नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब है ऐसे क्राइम जिसमें कि समझौता हो सकता है कोर्ट के माध्यम से, ठीक है, कोर्ट के माध्यम से। और नॉन कंपाउंडेबल का मतलब ऐसे गंभीर अपराध जिसको कोर्ट गंभीर मानती है, जिसको कानून में गंभीर कहा गया है, उनमें कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये दो तरह के कानून क्रिमिनल लॉ में चलते हैं। अब जिन मामलों में कंप्रोमाइज हो सकता है, जिसकी लॉ इजाज़त देता है, इसका सेक्शन 320 है सीआरपीसी का। सेक्शन 320 सीआरपीसी में एक पूरी लिस्ट दे के रखी हुई है, एक बड़ी सी लिस्ट दे के रखी है। उसमें उन धाराओं का जिक्र मिलता है आईपीसी की जिसमें कंप्रोमाइज हो सकता है, जो कंपाउंडेबल है। और जिन धाराओं का उस लिस्ट में जिक्र नहीं है वो सब धाराएं नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब उसमें कंप्रोमाइज आप नहीं कर सकते। 498A जो मैटर है ये नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब इसमें समझौता आप नहीं कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि समझौता नहीं कर सकते तो इसमें क्या क्या कर सकते हैं, ख़त्म कैसे कराएंगे। तो क्या है कि ऐसे मैटर जो जिसमें 7 साल या उससे कम की सज़ा है, लेकिन वो नॉन कंपाउंडेबल है, यानी कोर्ट की नज़र में वो गंभीर अपराध है, सीरियस क्राइम में आते हैं। तो ऐसे अपराधों में क्या होता है कि आप कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज़ करते हैं। कोर्ट के बाहर कंप्रोमाइज़ करने का अर्थ ये है कि जिसने केस लगाया है वो ये कहेगा कि ठीक है, मैं केस वापस लेने को तैयार हूँ, तो मैं कोर्ट में बयान पलट दूंगा। ठीक, आपको हाई कोर्ट नहीं जाना है इसके लिए। और सभी क्रिमिनल केस में ये बात लागू होती है, कोई सा भी क्रिमिनल केस हो, चाहे वो कोई कंपाउंडेबल क्रिमिनल केस हो, नॉन कंपाउंडेबल हो। कंपाउंडेबल में तो क्या है कि आप रिटर्न में दे दे कि हम में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, तो जज वहीं पर केस को बंद कर देता है। नॉन कंपाउंडेबल में ये प्रोसेस नहीं चलती। जज जानता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, मगर जज आपके कॉम्प्रोमाइज़ को ऑन रिकॉर्ड नहीं ला सकता नॉन कंपाउंडेबल केसेस में। 498 हो गया, रेप हो गया, पॉस्को हो गया, आतंकवाद का मामला हो गया, चोरी डकैती हो गई, मर्डर हो गया, इनमें वो रिकॉर्ड में नहीं ले सकता इन चीज़ों को, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू लॉ नॉन कंपाउंडेबल है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है फिर? इसका सॉल्यूशन है कि जिसने आपके ऊपर केस लगाया है उसके बयान करवाइए और वो बयान में हॉस्टाइल हो जाए। ठीक है, अगर 498 केस है तो लड़की जिसने केस दर्ज करवाया है, लड़की के फैमिली मेंबर जिनका बयान में नाम है, जब इनका फर्स्ट टाइम बयान होगा जज के सामने, ये उसमें हॉस्टाइल हो जाएंगे। इनको ये नहीं कहना है कि हमने झूठा केस लगाया, ये बात नहीं बोलनी है। जो एफआईआर में लिखा है ना, बस उसको डिनाई करते जाना है। ठीक है, और इसके पहले जज को सूचना दे दी जाती है कि सर हमें कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो जज भी यही कहता है कि ठीक है, आप बयान पलटवा दीजिए, आप हॉस्टाइल करवा दीजिए, क्योंकि जज जानता है कि ये नॉन कंपाउंडेबल मैटर है, तो इसमें ये प्रोसेस अप्लाई होगी। इसमें वो आप रिटर्न में नहीं दे सकते कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है, क्योंकि ये रिटर्न में पॉसिबल ही नहीं है। ये रिटर्न में उन मैटर्स में पॉसिबल है जो कंपाउंडेबल होते हैं। जो नॉन कंपाउंडेबल है उसमें आपको बयान पलटाने पड़ते हैं। तो जो लड़की ने 498 लगाया है वो आएगी,
पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसके बयान करवाएगा, तो सीधी सी बात है वो कहेगा कि चलिए बताइए क्या क्या हुआ आपके साथ, आपने एफआईआर करवाई, क्या करते थे ये लोग, तो वो बताना शुरू कर देगी। अगर वो हॉस्टाइल हो रही है तो बोल देगी कि ये लोग कुछ नहीं करते थे। उसके बाद अगली लाइन बोल देगी कि इन्होंने कोई दहेज नहीं मांगा मुझसे। फिर और बोल देगी, जो भी उसमें बोला एफआईआर में उसका उल्टा बोलना वो शुरू कर देगी। उसके बयान नोट हो जाते हैं और ठीक ऐसा ही जो बाकी गवाह है उस केस में वो भी कुछ ऐसी ही बात करेंगे। तो जब साफ समझ जाते हैं कि सब हॉस्टाइल हो गए, वो केस वहीं पर क्लोज हो जाता है फिर, ठीक है। और 1 या 2 तारीखों में उसमें जजमेंट हो जाता है। ये प्रोसेस होती है दोस्तों। हाई कोर्ट का मतलब वकीलों का कहना, दिल्ली के वकीलों के हाई कोर्ट जाएंगे वहाँ लगाएंगे, ये मतलब आप बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कमाने के तरीके हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हाई कोर्ट क्यों जाओगे यार, जब मजिस्ट्रेट कोर्ट से ही काम हो रहा है तो हाई कोर्ट थोड़ी इसके लिए जाना चाहिए। अब वकील साहब हाई कोर्ट जा रहे हैं, मतलब वकील साहब को मोटी फीस चाहिए क्योंकि हाई कोर्ट के नाम पे फीस मोटी मिल जाती है। तो इस तरह से ही आप किसी केस को ख़त्म करवा सकते हैं। अगर वो गंभीर मामला है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर का केस हो गया, तो उसमें जब गवाह पलटते हैं तब जरूर जज ऑब्जेक्शन लेता है, क्योंकि ये मामले गंभीर होते हैं। मर्डर केस हो गया, कोई गैंग रेप का केस हो गया, उसमें जज जरूर ऑब्जेक्शन लेता है। और इतना ही नहीं, उसमें जज जो है पलटने वाले गवाह पर सजा भी सुना देता है, क्योंकि ये मामले गंभीर होते हैं। तो अगर आप गंभीर मामलों अगर आपने झूठी एफआईआर करवाई है तो कोर्ट का बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ है, पुलिस का भी टाइम बर्बाद हुआ इन्वेस्टिगेशन करने में। तो ऐसे मामलों में जरूर जज जो है वो कॉग्निजेंस ले लेते हैं और सज़ा सुना देते हैं। लेकिन ऐसे मामले जो गंभीर नहीं होते, 7 साल या उससे कम की सज़ा जिनमें है, उन मामलों में जज को पता रहता है कि इनमें कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। वकील या पार्टी खुद ही जज को बोल देते हैं कि सर हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो जज वो बोल देता है कि ठीक है, आप इसमें जो है जो आपके विटनेस हैं, जो मेन विक्टिम है, इसको हॉस्टाइल करवा लो। तो वो हॉस्टाइल हो जाते हैं, मामला वहीं पर क्लोज हो जाता है, मामला आगे नहीं बढ़ता। क्योंकि जो हॉस्टाइल हो गया उसका क्रॉस एग्जामिनेशन भी अब नहीं करना है, क्योंकि क्रॉस एग्जामिनेशन तो अपोजिशन का व्यक्ति करता है ना। अब हॉस्टाइल जो हुआ वो तो अपोजिशन के फेवर में बात बोल के गया है, तो वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी करेगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन की स्टेज तो गई काम से, उसमें आर्गूमेंट भी नहीं होना है, अब उसमें सीधा जजमेंट होना है। तो इस तरीके से केस को निपटाया जाता है आपका निचली अदालत से। इसको हाई कोर्ट ले जाना कि हाई कोर्ट में करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये तो क्या है कि फिर जानबूझ के क्लाइंट को फंसाने वाली चीज़ें हैं, और फिर ये बहुत लंबी खींच जाती है, क्योंकि हाई कोर्ट में 2-3 मोशन हियरिंग की तारीख लगी है, तो मान के चलिए कि 1 साल निकल जाएगा आपका। और हाई कोर्ट इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेता नहीं, तो हाई कोर्ट इसमें तारीख भी फिर लंबी देता है। तो कोशिश क्या करें, ऐसा ही होता है, निचली अदालत से अपने बयानों को, गवाहों को पलटा के ये मामले ख़त्म करें। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि मान लीजिए उसने बयान आपके खिलाफ दे दिए, केस का ट्रायल शुरू हो गया है, अब वो क्या, अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जो केस है वो हमारे फेवर में हो जाए। 498 की बात कर लेते हैं। 498 में लड़की और उसकी फैमिली ने आपके खिलाफ बयान दे दिए। अब उनके मन में आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, केस वापस ले लेते हैं, आप भी राजी वो भी राजी। तो अब क्या करेंगे, क्या आप हाई कोर्ट जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट नहीं जाना है। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में उनको हॉस्टाइल करवा दीजिए, ठीक है। पहले बयान था, बयान में हॉस्टाइल नहीं हुई, कोई बात नहीं, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन में हॉस्टाइल करवा दो, मामला वहीं ख़त्म हो जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो क्रॉस एग्जामिनेशन जब होता है, क्योंकि जिन ने बयान दिए उनके क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, मेन विक्टिम जो होगी, उसके अलावा जो गवाह होंगे। तो जब आप क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे कि क्या ये लोग आपको परेशान करते थे, वो लिख दे कि नहीं करते थे, क्या इन्होंने कभी दहेज मांगा, वो उसने कभी बोल दे कि नहीं मांगा। तो क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होगा कि ये जितने भी मतलब गवाह होंगे ये सब हॉस्टाइल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप बरी हो जाओगे। ऐसा आपको हाई कोर्ट नहीं जाना इसके लिए, हाई कोर्ट का इसमें कोई वो लॉजिक ही नहीं है। तो अगर बयान नहीं हुए हैं तो उसको बयान में हॉस्टाइल करवा के मामले को ख़त्म करवाया जा सकता है,
तो अगर बयान हो गए हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको हॉस्टाइल करवा के मामले को ख़त्म करवाया जा सकता है। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स केस होते हैं बड़े बड़े, जिनमें वकील लोग बहुत तगड़ी फीस लेते हैं, उनमें यही सब पैतरे आजमाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई मर्डर केस है, तो मर्डर केस में मान लीजिए कि 8-10 गवाह हैं तो उन 8-10 गवाहों को खरीद लिया जाता है, उनको पैसे दे दिए जाते हैं, जो भी सामने वाले की हैसियत रहती है कि एक एक गवाह को 1-1 लाख रुपए दे दिए या 2-2 लाख बांट दिए, 50-50 हज़ार बांट दिए, तो वो जो गवाह होते हैं ना, वो जब बयान देने आते हैं तो हॉस्टाइल हो जाते हैं तो इससे क्या होता है तो इससे ये होता है कि जिसने क्राइम किया है, मर्डर किया है, उसके बचने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर 10 में से 5 विटनेस भी हॉस्टाइल हो गए या 10 हॉस्टाइल हो गए तो यहाँ पर प्रॉफिट ऑफ डाउट जो है वो एक्यूज्ड को मिलता है। तो ऐसे मामले में एक्यूज्ड बरी हो जाता है। तो बड़े बड़े जो मर्डर केस होते हैं, जो रेप केस होते हैं, जो जितने भी खतरनाक बड़े बड़े मामले आप पूरे इंडिया में सुनते हैं, उसमें व्यक्ति जो होता है ना वो ऐसे ही बरी होता है। और फिर आप कहते हैं कि यार इसने मर्डर किया था, छूट कैसे गया? तो उसमें जज का दोष नहीं है। जज क्या करेगा बेचारा? जज को तो प्रोसेस के हिसाब से चलना है ना। अगर जो गवाह है वही आपके खिलाफ, आपके फेवर में बोल जाए, अपराधी के फेवर में बोल जाए, तो जज साहब फिर उसको सजा थोड़ी सुना सकते हैं। ऐसे कई मामले हमारे पास भी आए, हमने भी देखा है। एक मर्डर केस हमारे पास आया था, उसमें 6 गवाह थे, 6 के 6 गवाह पलट गए थे। 6 के 6 गवाहों ने कोर्ट में ये बोल दिया कि हम आरोपी को जानते ही नहीं हैं, और पुलिस ने जो है हम पे दबाव बना के ये गवाह बयान लिखवाए थे। क्योंकि धारा 161 के जो बयान होते हैं सीआरपीसी में, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ज़्यादा। क्योंकि 161 के बयान में पुलिस जो है आपको साइन करने पर भी मजबूर नहीं कर सकती। तो आप लोगों ने कई बार टीवी में देखा होगा और समाचार में सुनते होंगे कि ये व्यक्ति इस मामले से बरी हो गया। तो बरी वो इसलिए हो गया क्योंकि जो उसके खिलाफ गवाह थे वो सब उसके फेवर में हो गया। वो कैसे हुए? उसी ने कुछ ना कुछ हाथ पांव चलाए होंगे, या तो गवाहों को पैसा दे खरीद लिया होगा या फिर उनको धमकाया होगा, जो भी है। हालांकि अधिकतर मामलों में पैसा दे खरीदा जाता है। जो गवाह होते हैं वो फिर आपके ही पक्ष में बात करने लग जाते हैं और आप बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट वाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती है। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने आपको बताई है। उम्मीद है आपको समझ में तो आई होगी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ भी होता है, चाहे कितना भी गंभीर मामला हो, आप चाहते हैं कि वो नीचे से ख़त्म हो जाए और आपको लगता है कंप्रोमाइज़ की स्थिति बन रही है, तो भले अगर वो कंप्रोमाइज़ वाला केस है, तब तो फिर आपको रिटर्न में दे देना है कि हम में कंप्रोमाइज़ हो रहा है। वो नॉन कंपाउंडेबल है, नॉन कंप्रोमाइज़ वाला है, तो फिर उसमें आपको बाहर कंप्रोमाइज़ कर लीजिए, कोर्ट में आके गवाह पलटा लीजिए, बयान पलटा लीजिए। बयान अगर हो चुके हैं तो क्रॉस एग्जामिनेशन में उसको हॉस्टाइल करवा लीजिए। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं बचने के। हाई कोर्ट जाना, पैसा बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना, इस तरह की राय वकीलों को नहीं देनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको हमारा ये छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये नॉलेज की